मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से हिंदी की वीडियो लेकर आया हूँ। आज हिंदी का दूसरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है संधि। और ये टॉपिक उन सभी एग्जामों के लिए अनिवार्य है जिसमें हिंदी आती है, चाहे वो यूपी पेट हो, चाहे बीएड का एंट्रेंस हो, यहाँ तक कि डाइट हो, जो भी है जिसमें हिंदी है सब्जेक्ट उसमें ही अनिवार्य है। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो पहले अर्थ है संधि क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात दो शब्दों के मेल से संधि बनती है। प्रश्न आता है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम सबसे पहले स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि ऐसी संधि जो दो स्वरों के मेल से बनती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो हालांकि प्रश्न कभी परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन जानना जरूरी है कि ऐसी संधि जो दो स्वरों के मेल से बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। हम लोग आज पहले भेद को पढ़ेंगे जिसका नाम है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है पहले हमें ये समझना है। तो दीर्घ संधि समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि अ या आ, ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ, और री भी आता है, लेकिन हमें फिलहाल में बस पढ़ना है। इसके बाद अ और आ के बाद फिर से यही स्वर आए, या तो अ या आ आए। तो अ और आ के बाद फिर से यही अ और आ आए तो मिल करके क्या होता है आ। अर्थात अ प्लस अ मिलके भी आ होगा और अ प्लस आ मिलके भी आ होगा, या पहले आ होगा और बाद में अ होगा तब भी आ होगा, अर्थात दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब चाहे अ हो चाहे आ हो, इस साइड दूसरी तरफ भी अ हो या आ हो, लेकिन मिलके होगा क्या आ। इसी तरह से एक तरफ ई या बड़ी और इसके बाद ई या बड़ी ई हो तो मिलकर के क्या होगा बड़ी। इसी तरह से ऊ या बड़ा हो, इसके बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो मिलकर के क्या होता है बड़ा ऊ। और री, हालांकि हिंदी में हम री की मात्रा को नहीं पढ़ते हैं, संधि में री नहीं आती, वो संस्कृत में आती है, तो हम अलग से का उदाहरण बता देंगे, बस इंपॉर्टेंट यही है। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हिम प्लस आलय। अब हिम में अंत में क्या है अ, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है, तो म में अ मिला हुआ है, तो हिम का अ और आलय का आ, तो अ और आ मिल करके इनके स्थान पर क्या होगा आ। और हिम में जब आ जुड़ेगा तो हिमा, और यहाँ जुड़ेगा लय तो हिमालय। इस तरह से हिम प्लस आलय का अर्थ है हिमालय। उसी तरह से दूसरा शब्द है नदी प्लस ईश। तो नदी में बड़ी की मात्रा है और ईश में भी बड़ी की मात्रा है, और दोनों मिल करके क्या होगा बड़ी। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि नदी में कौन सी संधि है, तो जहां पे भी बड़ी ई हो या आ हो या बड़ा ऊ हो वहां पे क्या होगा दीर्घ संधि। और हमें ये ध्यान रखना है कि या तो एक तरफ छोटी या बड़ी हो, दूसरी तरफ छोटी बड़ी हो, लेकिन मिल करके क्या होगा बड़ी। एक और उदाहरण, विष्णु प्लस उदय। अब एक तरफ ऊ और प्लस दूसरी तरफ भी ऊ, तो ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा विष्णुदय। फिर इसी तरह से दैत्य, दैत्य में क्या है अ, और अरि, अरि में क्या है अ, लेकिन अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा आ, तो जाएगा दैत्यारी, दैत्यारी आरी। फिर है राम प्लस अवतार। राम में भी अ, अवतार में भी अ, और अ प्लस अ मिलकर हो जाएगा आ, तो हो जाएगा रामावतार। इस तरह से ढेरों सारे उदाहरण दीर्घ संधि के हैं। तो बस दीर्घ में हमें यही समझना है कि अ और आ के बाद अ और आ है तो आ होगा, अ ई और ई के बाद ई आए तो बड़ी होगा, ऊ और बड़ा ऊ के बाद दोबारा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दीर्घ ऊ होगा। इस तरह से दीर्घ संधि समाप्त हुई। तो दूसरी संधि पढ़ेंगे गुण संधि।
गुण संधि में है कि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद यदि ई या बड़े ई हो तो ये दोनों मिल करके ए हो जाते हैं। अ और आ के बाद यदि ई या बड़ी ई हो तो दोनों मिल करके ए हो जाते हैं। और अ या आ के बाद यदि उ या बड़ा उ हो तो मिल करके ओ हो जाता है। और अ और आ के बाद यदि री हो तो ये मिल करके अर हो जाता है। अर्थात गुण संधि में मुख्य रूप से 3 आती है मात्राएं, एक तो ए, ओ और अर। अ और आ के बाद ई या ई आए तो ए, और अ और आ के बाद उ या बड़ा हुआ है तो ओ, अ और आ के बाद रे आए तो अर। अब उदाहरण के लिए रमा प्लस ईश, रमा में आ प्लस ईश। अब इन दोनों के स्थान पर आ प्लस ए मिलके ए, अब मिलाएंगे तो र म, इधर रम में आधा ही है और यहाँ पे श, और बीच में क्या मिला ए। अब ए की मात्रा हो गई तो रमेश, रमेश। इसी तरह से उप, इसमें क्या है अ, और इंद्र में क्या है ई। अ और ई मिलकर के ए, और यहाँ क्या बचा उप, उप में आधा प, और इधर क्या है इंद्र। ए की मात्रा प में लगा तो क्या बना उपेंद्र। इसी तरह से महर्षि, तो इसमें आ प्लस री मिलकर क्या हो गया अर। अब अर में यहां होगा महर्षि, ठीक, महर्षि। यहाँ पे आ और री इनके स्थान पे क्या हुआ अर, और अ मिल गया ह में तो म, र चला गया ऊपर तो क्या हो गया महर्षि। इसी तरह से गंगा में आ और उ, आ और उ मिलकर के ओ, और यहाँ क्या बचा गंग प्लस यहाँ क्या है दकम, ओ मिल गया तो क्या हो गया गंग गो दकम। ठीक, अगर ये भी ना समझ में आए तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संधि है उसमें अगर या तो ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आए या अर पढ़ने में आए तो आंख बंद करके सीधा लगाना है गुण संधि। अर्थात उसके लिए कि जहां पे आपको केवल 3 मात्राएं याद होनी चाहिए, ए, ओ और जहां पे क्या है अर। तो अगर जिसके लिए अगर न समझ में आ रहा है तो अगर इन तीनों मात्राओं में से कुछ भी दिखे ए या ओ या अर तो वहां पर कौन संधि होगी गुण संधि। इस तरह से 2 संधि कंप्लीट हुई, एक दीर्घ संधि और दूसरा गुण संधि। अब स्वर संधि में हम तीसरी संधि पढ़ेंगे जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ये होता है कि वृद्धि होना, अर्थात जब अ और आ के बाद यदि ए या ऐ आए, अ और आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है। और यहाँ पे अ या आ के बाद ओ या औ आए तो इन दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अर्थात इसमें बस केवल हमें 2 ही चीज याद रखना है मुख्य रूप से कि अ और आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ होगा, अ और आ के बाद यदि ओ या औ आए तो औ होगा। मुख्य रूप से इसमें 2 ही चीजें आती हैं। अब हम इसका कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे तथा प्लस एव। तथा में क्या है आ और एव में क्या है ए। अब इन दोनों के स्थान पे होगा ऐ। अब जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो तत् प्लस ऐ और व मिलाएंगे, ऐ की मात्रा हो जाएगी तो त
थैव, तो तथा प्लस एव बराबर तथैव। दूसरा है महा, तो इसमें है आ प्लस औ, तो आ प्लस औ मिलकर के क्या होगा औ। अब इसका मतलब यहां होगा मह प्लस औ प्लस सधी, क्या हो जाएगा महोषधि। अब इसी तरह से सदा, तो आ प्लस ए, और आ और ए मिलकर के अय, बचा क्या यहाँ पे सद प्लस अय प्लस व, तो हो जाएगा सदैव। तो दीर्घ वृद्धि संधि में ये याद रखना है कि अ और आ के बाद यदि ए आए तो अय होगा, और अ या आ के बाद ओ या अ आए तो अ होगा। तो 3 संधि आपकी कंप्लीट हुई, वृद्धि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि।